नासिर खान जी, आजकल कोरोना काल में तो वैसे देश मशगूल था, लेकिन उसी दौरान कहीं ना कहीं देश के अंदर बड़ा हलचल था किसान कानून को लेकर। और जो 3 कानून थे उसके ख़िलाफ़ पूरे साल तकरीबन 14 महीने तक जो प्रोटेस्ट चला है, 19 नवंबर को किसानों को जीत मिली है। लेकिन इसमें बहुत कुछ खोने के बाद से ऐसा कैसे नौबत बना कि इतना तकरीबन 700 जान गंवाने के बाद से, कुर्बानी देने के बाद से ये जीत हासिल हुई। तो आखिर में ये लड़ाई थी किस चीज़ के लिए? अचानक से इतना बड़ा मुद्दा बन गया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी को मलाल है कि जो देश हित के लिए किसान ये कानून था, लेकिन कुछ लोग नहीं मान पाए, ना हम मनवा पाए। तो क्या लग रहा है कि सच में भारतीय जनता पार्टी का कहना सही है या किसानों की जो जीत हुई है वो सही है? देखो सिद्दीकी साहब, जो किसानों की जीत हुई है वो पूरे हिंदुस्तान में किसानों की जीत है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और जो बीजेपी का सीनियर नेतृत्व है, इनने 2 स्टेप ऐसे गलत लिए थे देश में कि एक तो नोटबंदी कर दी, बगैर सोचे समझे नोटबंदी कर दी, उसके खमेजा भुगतना पड़ा। और अब इसने कोरोना काल में 3 कृषि कानून जो काले कानून थे वो करके 750 किसान मर गए बेचारे। 14 महीने तक वो बैठे वहाँ पे। और इनको जब ये समझ नहीं आई, जब इनने कानून लगा दिए तो फिर वापसी जब इतने बढ़िया तो वापसी क्यों लिए इन्होंने? ये पूरे देश के किसानों की जीत है, ये किसी पार्टी की जीत नहीं है, ये किसानों की जीत है। किसानों ने डटकर मुकाबला किया था। पहले स्टार्टिंग में जो ये धरना प्रदर्शन चालू हुआ था किसानों का, मैंने जब भी आपसे कहा था अगर सरकार को ये कानून लेने पड़ेंगे, ये मेरी जीत नहीं है, ये किसी नेता की जीत नहीं है, किसी पार्टी की जीत नहीं है, और ये किसानों की जीत है। जो हमारे हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, जो हर स्टेट के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, आज उनकी मेहनत रंग लाई। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं जब भी बात आती है तो काला कानून बताया जाता है, लेकिन काला कानून किस तरीके से? आज भी अपनी बातों पे जब प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दिए उस दौरान भी कहे कि ये कानून देश हित के लिए था, किसानों के हित के लिए था, उनके हिसाब से ये कानून सही था। लेकिन वो कहते हैं कि हम मना नहीं पाए या अपनी बात को हम कन्विंस नहीं कर पाए, और आप लोग कहते हैं काला कानून है। तो काला कानून का नियम कुछ है आपके हिसाब से, तो वो बता दीजिए कैसे आप मानते हैं कि ये काला कानून था? आप पत्रकार हो, आप हमसे ज़्यादा जानते हो। और ऐसा है, किसान आज अनपढ़ नहीं है। जब इतने अच्छे कानून थे, एक बीजेपी सरकार को काले कानून नहीं लग रहे थे, तो फिर क्यों ये कर दिया? पहले तो कहा था भाई संशोधन करेंगे, और अब कहते हैं जी प्रधानमंत्री को इतना वो अफसोस हुआ और ये हुआ और वो हुआ, दुनिया भर के बतंगड़ बना रहे हैं। अभी ये इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं अगर भाई काले कानून ये ख़त्म कर दिए प्रधानमंत्री जी ने। ये काले कानून अगर नहीं होते, किसानों ने अपनी ही ज़मीन नहीं बचाई है। गरीब है, मजदूर है, बेरोज़गार है, उन लोगों की ज़िंदगी बचाई है। वो हमारे लिए भी उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए किया और देश को बचाने के लिए। आज ये बीजेपी और आरएसएस वाले भूल गए। एसी में बैठने वाले आदमियों जो बैठे हैं एसीओ में, इनने आज़ादी नहीं दिलाई है। ये हिंदुस्तान के किसानों ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी, और आज वही आज़ादी वाला प्रदर्शन था ये जो किसान जीते हैं। मैं किसानों के इस प्रदर्शन को और उनके हिम्मत को और जो उनमें जज्बा था उनको सलाम करता हूँ। उन्होंने 14 महीना तक जो ये प्रदर्शन किया, अपने घर बार छोड़ दिए, बीवी बच्चे छोड़ दिए, और 750 किसान जो गए हैं, उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं गई। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। और ये झुके क्यों हैं? ये झुके भी नहीं हैं, इनका झुकने एक मजबूरी है। ये उपचुनाव हुए हैं देश में, इनको करारी शिक्षा जो मिली है। अब 5 स्टेटों में चुनाव आ रहे हैं, इनके चक्कर में ये कभी सत्ता हमारे हाथ से ना निकल जाए, इसलिए इन्होंने ये तीनों कानून तो पहले ही ख़त्म कर देने चाहिए थे। अब 2-3 महीना इलेक्शन हो रहे हैं, अब इनको याद आया कि भाई हाँ, किसानों के साथ गलत हुआ है। क्या लगता है कि ये स्टंट है क्या कोई? किस तरीके से आप एक बड़ा ऑब्लिगेशन एक लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी समय रहते हुए ये डिसीज़न लिया है क्योंकि आगे चुनाव है, तो क्या इसका कुछ मिलेगा? क्या बेनिफिट भी मिलने वाला है क्या इससे, जो पहले डिसीज़न लिया गया? देखो, इनका बेनिफिट तो ऊपर वाले जाने, जनता जनार्दन है क्या बेनिफिट देगी। लेकिन जिस हिसाब से पब्लिक परेशान है, बेरोज़गार हो गई, धंधे बंद हो गए, महंगाई चरम सीमा पर है। कोई चीज़ ले लो, जो कांग्रेस के राज में 70-80 रुपये सरसों का तेल था, वो आज 200 रुपया है। चीनी जो मंदी हुआ करती थी वो 44 रुपया 50 रुपये बिक्री है। सीएनजी जो 19 रुपये थी
कांग्रेस के राज में वहाँ 60 रुपया है। पेट्रोल जो 54-55 रुपया था आज वो 102 रुपया है, 102 है, कहीं कितना है 110 और 16 तक भी था। डीजल जो 45, 46, 50 हुआ करता था आज कितना है 90 और 96 रुपये था, अब कम हुआ है 2-4 रुपये। तो महंगाई नहीं है, हर चीज़ की महंगाई है। जनता अब खासकर देखा जाए तो किसानों में थोड़ा सा एक उत्साह भी है, और दूसरी बात ये है कि अभी दर बदर मीटिंग हो रही है। ये चल रहा है कि अभी ये जो प्रोटेस्ट है ख़त्म कर लिया जाए, या फिर जब तक इसको अमली जामा ना पहना लिया जाए जब तक तो चलता रहे। तो इस तरीके की जो चल रही है अभी फ़िलहाल, तो इसमें क्या लगता है किसानों को जो मजबूती मिली है, एश्योर कर रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अभी भी लीगल प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ। वो वेट हो रहा है कि जब सदन की बैठक होगी उसमें ये रखा जाएगा। तो क्या करना चाहिए किसानों को? जो किसान कह रहे हैं वो सही है, इनकी बातों का कोई विश्वास नहीं है। ये रात में कुछ कहते हैं, दिन में कुछ कहते हैं। ये खुद सरकार नहीं चला रहे, इनके पीछे सरकार चलाने वाली ताकत कोई और है। फिर ये इलेक्शन ही क्यों कराए? जब इनकी सोच दूसरे आदमियों से, उद्योगपतियों से मिलती है तो इलेक्शन ही नहीं कराने चाहिए थे। अडानी को प्रधानमंत्री बना दे, किसी को गृह मंत्री बना दे, टाटा को कोई और मंत्री बना दे, यही देश चलाएंगे। तो किसान जो कह रहे हैं कि भाई पहले जो सदन चलेगी उसमें इसको, और मैंने एक स्टेटमेंट भी सुनी थी एक किसान नेता की, वो यही कह रहा है कि भाई लिखित में दे दें। अब जब संसद चलेगी तो पहले उसमें मोदी जी ने कहा भी कि भाई हम उसमें वो कर देंगे, लिखित में दे दें, किसान अपने घर चले जाएंगे। तो इसकी भरपाई ये है कि जो 700 750 किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दे। जो 10,000 के करीब किसान जो बेगुनाह इन्होंने जो अपने अत्याचारी शासन से ये इन पे दुनिया भर की गलत धाराएं जो लगाई हैं, जो जेलों के अंदर डाल दिए हैं, उनको रिहा किया जाए। और जो संसद जो सत्र चलेगा उसमें इसका इनको एग्रीमेंट बना के दे दिया जाए, एमएसपी का और इनका। तो आगे आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी क्या चाल चलने वाली है? क्योंकि अब ये मामला एक तरीके से ये भी समाप्त होने वाला है, तो अब अगला एजेंडा क्या हो सकता है? कैसे चुनाव जीतने के लिए प्रयास हो सकता है? देखो, आप पत्रकार हो, आपको ज़्यादा पता है। एक जो नेशनल पत्रकार मीडिया हमारी, वो तो इनके बंधुआ मजदूर हैं। वो तो कभी ग्राउंड की जो रियलिटी है वो दिखाते नहीं। जो सोशल मीडिया है, जो आप जैसे पत्रकार हैं, वो दिखाते हैं, हमारी आवाज़ को उठाते हैं। तो इनकी जो चाल है, एक चाल तो ये ऊपर वाले ने ख़त्म कर दी इनकी। अब जो ये लेके चल रहे थे, अब इन पे एक ही मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। जगह जगह कुछ ना कुछ करा रहे हैं। ये दुनिया भर के ये ड्रामे बवंडर मचा रहे हैं। इन पे एक ही मुद्दा है, विकास का कोई इन पे मुद्दा नहीं है। इन पे हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ये मुद्दे हैं। इनसे देश ना कभी चला और ना चला पाएंगे। इसी बीच में कंगना रनौत की एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है कि सच्चाई में असल में जो देश आज़ाद हुआ है 2014 में हुआ, तो क्या इसके पहले लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे क्या? मैं पहले तो ये कह देना चाहता हूँ, जो हमारी बहन कंगना रावत बहुत बड़ी एक्टर है, उसको ऐसी बात कहना शोभा नहीं देती। और जब देश आज़ाद हुआ था उसकी पैदाइश भी नहीं थी, हमारी भी नहीं थी। हमारे बुज़ुर्गों ने, किसानों ने और जो कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने कुर्बानी दी है। उसको क्या पता कुर्बानी, ये आज़ादी कैसे मिली है? उसको तो यही लग रहा है कि भाई 2014 में ही देश बना है, 2014 में ही देश आज़ाद हुआ है। उसको ऐसे गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, उसको बचना चाहिए इन चीज़ों से। वो बहुत अच्छी एक्टर है और जो उसने बयान दिया उससे हम भी आहत हैं और देश की जनता भी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।